जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 एंड ITI एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है कि 1000 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसको आज हम लोग जो है कि आगे की ओर देखेंगे, उसका आगे बढ़ेंगे। ये जो आज क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है 3, फिर उसके नीचे 5 है, इस पर ध्यान आज नहीं देना है। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंट ऐसा हो गया, बट उसको ध्यान में नहीं देते हुए आगे देखना है क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? आज का पहला क्वेश्चन बोलता है डॉट डॉट का प्रयोग ड्रिलिंग क्रियाओं हेतु पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि डॉट डॉट जो है वो पाइप को पकड़ने के लिए कौन सा क्रिया किया जाता है? इंग्लिश में अगर इसको क्वेश्चन देखें तो आर यूज टू होल्ड पाइप फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो क्या है इसको देखते हैं। ऑप्शन क्या बोलता है? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है वी ब्लॉक, सेकंड बोलता है सेंटर पंच, डी बोलता है सरफेस गेट, सॉरी सी बोलता है सरफेस गेट, और डी बोलता है पाइप वाल। तो हम लोग जो है कि जानते हैं कि ड्रिलिंग क्रियाओं को पाइप को पकड़, अगर कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है उसमें हमको पाइप अगर पकड़ना है तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। किसका? तो वी ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम लोग इस यहीं पे अगर और कुछ इसमें डिटेल्स देखते जाएँ तो क्या बोलता है, और वही वी ब्लॉक का हम लोग प्रयोग करते हैं पाइप को पकड़ने के लिए। फिर सेंटर पंच का हम लोग एक जॉब को मार्किंग करते हैं, इस समय सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। फिर वहीं सरफेस गेज की बात करें तो सरफेस गेज जॉब को सेंटर टू सेंटर अगर लेथ में मिलाना होता है या अलाइनमेंट करना होता है तो उसमें हम लोग सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। पाइप वाइज से जो है कि पाइप को पकड़ने का काम करते हैं, बट अगर अकॉर्डिंग टू ड्रिल अगर हमें करना होगा तो उस समय हम लोग वी ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्पीड पर मशीन की ध्वनि रहित ऑपरेशन के लिए कौन सी चैन उपयोग में लाई जाती है? विच चैन इज यूज्ड फॉर साउंडलेस ऑपरेशन ऑफ द मशीन एट हाई स्पीड? क्या ब्लॉक चैन, गियर चैन, रोलर चैन या साइलेंट चैन? तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी मशीन है जो कि ध्वनि रहित यानी कि साउंडलेस जो है कि साउंडलेस ऑपरेशन के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग जो है कि प्रयोग करते हैं साइलेंट चैन का। ओके, जो साइलेंट चैन है इसके लिए हम लोग जो है कि ध्वनि रहती है ना ऑपरेशन साउंडलेस के लिए हम लोग जो है कि साइलेंट चैन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वुडरुफ की वृत्ता वृत्तखंड के आकार की होती है और शाफ्ट पर बनी की सेट की सीध में फिट होती है, इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कह रहा है कि वुडरुफ की जो वृत्ताकार खंड में बनी होती है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। सॉफ्ट व गियर फिट करने के लिए, सेकेंड में बोलता है सॉफ्ट के साथ लंब रूप में फिट होती है, थर्ड में बोलता है टेपर सॉफ्ट है व्हील फिट करने के लिए, और फोर्थ में बोलता है उपयोग। यानी कि जो कहता है कि जो वुडरुफ की है इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हम सही जानते हैं कि वुडरुफ की का प्रयोग जो है कि हम लोग जो है कि टेपर सॉफ्ट है व्हील फिट करने के लिए, जब टेपर सॉफ्ट है उस पर अगर हम व्हील फिट करना होता है तो हम लोग वहाँ पे वुडरुफ की का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी। और यह वुडरुफ की जो है कि सेमी सर्कल में बना होता है, इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर जो है कि ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है डायल टेस्ट इंडिकेटर डैश डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर जो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? इंग्लिश में अगर क्वेश्चन देखें तो क्या बोलता है? द डायल टेस्ट इंडिकेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन देखते हैं। नट बोल्ट, लीड व पिच, रैक एंड पिनियन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है कि वो रैक एंड पिनियन पे काम करता है। वहीं अगर नट और बोल्ट की बात करें तो माइक्रोमीटर जो है कि नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर एग्जाम में पूछता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह रैक और पिनियन के सिद्धांत पर, जो है हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कंटिन्यू 1000 सीरीज चलेगा, आप लोगों को पुराना इससे पहले जो हमने क्लास लिया है उसको अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। जो भी एक के बाद एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक वीडियो देखेंगे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स उससे पहले वाला का ऐड किया हुआ, जो कि कंटिन्यू आपको जो है कि एक करके एक 1 बाय 1 जो है कि आपको सारा वीडियो वहाँ से प्रोवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टडी जो टूल की विपरीत दिशा में जॉब को सहारा देती है उसे कहते हैं। यानी जो स्टडी रेस्ट होती है वो टूल के विपरीत दिशा में सहारा देती है, जॉब को सहारा देती है, उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में अगर देखें, द स्टडी दैट सपोर्ट द जॉब इन द ऑपरेशन डायरेक्शन ऑफ द टूल इज कॉल्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करता है? स्टडी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में कैसा कहाँ पे काम करता है? तो कौन सा स्टडी होता है वहाँ पे?
फिक्स्ड स्टडी होता है, ट्रेवलिंग स्टडी होता है, रिवॉल्विंग स्टडी होता है, या नन ऑफ दिस। तो जो विपरीत दिशा में होता है उस समय कौन सा स्टडी होता है, तो ये जो है कि इसमें ट्रेवलिंग स्टडी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कि विपरीत दिशा की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रेवलिंग स्टडी। जो ट्रेवलिंग स्टडी जो है कि इसमें जो है कि दो जॉ होते हैं और वो एक दूसरे के 90 डिग्री के पे बने होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेवलिंग स्टडी होता है यहाँ पे दो जॉ होते हैं और ये इसमें जो ये होते हैं वो दो जॉ होते हैं, वो 90 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। और ये जो है कि ब्रास के जो रोलिंग यहाँ पे लगा होता है, ये जो है कि ब्रास का बना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। लेथ पर चार जा चक में जॉब बांधते समय सेंटर की जांच करने हेतु कौन सा टूल प्रयोग करते हैं, यानी कि 4 जा चक में जब अगर हम लोग जॉब बांधते हैं तो उस समय जो कि सेंटर चेक करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। अगर इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, क्या बोलता है, विच टूल डू यू यूज टू चेक द सेंटर व्हील टाइम ए जॉब इन 4 व्हील चक ऑन द लेथ। क्या कैलिपर का, ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या कैलिपर है, डिवाइडर, सरफेस गेज, या स्ट्रेट पिन स्क्राइबर। जो लेथ पर 4 चक में अगर जो हम लोग जॉब बांधते हैं, जो एक ये हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक, हम लोग जो यहाँ पे अगर जॉब बांधते हैं तो हम लोग जिसको सेंटरिंग अगर करते हैं तो किसके द्वारा हम जो कि हम लोग इसको मैच करते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है कि क्या कैलिपर का करते हैं या डिवाइडर या सरफेस गेज। तो हम लोग जब भी जानते हैं कि जब जॉब का अलाइनमेंट करना होता है, या हेड स्टॉक में हमने जॉब बांधा और यहाँ टेल स्टॉक से सेंटर में अगर हमको मिलाना है, या फिर टेल स्टॉक अगर नहीं भी है, यहाँ पे अगर हमारा टेल स्टॉक नहीं है, सिर्फ हमारा हेड स्टॉक है, यहाँ पे हमारा जॉब है और उसको अगर हमें अलाइनमेंट करना है, सेंटर में लाना है, इस ओवरलेस ना घूमे, उसके लिए जो है कि हम लोग सरफेस गेज द्वारा जो है कि जॉब को डायल करते हैं। ओके, वहाँ पर अगर काफ़ी माइनर एक्यूरेसी में अगर करना होता है तो फिर वहाँ पे डायल टेस्टिंग ट्रिक का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है 3 जा चक का अन्य नाम भी है, मतलब 3 जा चक का क्या और नाम से जानते हैं, इंग्लिश में क्या बोलता है, 3 जा चक ऑल्सो हैज अनथराइज्ड नेम, अनदर नेम, सॉरी, 3 जा चक ऑल्सो हैज अनदर नेम। तो 3 जा चक का दूसरा नाम क्या है, क्या इंडिपेंडेंट चक है, सेल्फ सेंटरिंग चक है, यूनिवर्सल चक है, या बोथ बी एंड सी। तो 3 जा चक का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे 3 जा चक का दूसरा नाम जो है कि सेल्फ सेंटरिंग चक भी है, ऑप्शन नंबर बी। 3 जा चक का जो दूसरा नाम है वो सेल्फ सेंटरिंग चक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। सरफेस रफनेस ग्रेड N10 के लिए निम्न में से आरए मान प्रकट करता है, सरफेस करता है। ठीक है, अब इंग्लिश में देखते हैं, सरफेस ग्रेड N10 ऑफ द फॉलोइंग आरए वैल्यू। तो आरए वैल्यू जो है कि N10 का आरए वैल्यू, तो N10 की आरए वैल्यू कितनी होती है, तो N10 की जो है कि आरए वैल्यू क्या, ऑप्शन देख लेते हैं। ए बोलता है 6.3 माइक्रोन, बी बोलता है 50.0 माइक्रोन, सी बोलता है 25.0 माइक्रोन और डी बोलता है 12.5 माइक्रोन। तो N10 की क्या होती है, तो N10 की होती है 12.5। सो अगर इसको जो है कि ये जो ऑप्शन के हिसाब से जो कि 12.5 हो रहा है। ठीक है, बट अगर इसका मतलब देखें तो इसका ओरिजिनल होता है 12.8 माइक्रोन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि N1 का कितना हो जाता है, N1 का होता है 0.025, ऐसे ही करते जाएंगे, N2 का हो जाएगा 0.05, करते करते ये जो N1 से लेकर N12 तक होता है। N12 का मान होता है 50, ठीक है, और N11 का मान होता है 25.6। अगर हम लोग N1 से लेते चले तो ये डबल करते जाएंगे और N12 से तो हाफ जो है कि डिवाइड करते हुए जाएंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये माइक्रोन में, तो N10 जो है कि 12.5 माइक्रोन एज अ ऑप्शन इसके हिसाब से, बट इसका अगर रियल वैल्यू निकाला जाए तो N10 का होता है वैल्यू 12.8 माइक्रोन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसे हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन डॉट डॉट पर निर्भर होती है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर जो वर्नियर स्केल जो ग्रेजुएशन वो किस पर निर्भर होती है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इन द वर्नियर माइक्रोमीटर द ग्रेजुएशन ऑफ द वर्नियर स्केल आर ऑन। तो वर्नियर स्केल का जो ग्रेजुएशन किस पे अंकित होता है, वो जो है कि बैरल के ऊपर अंकित होता है। ठीक है, यह बैरल पे अंकित होता है।
ऑप्शन से देखेंगे अगर तो थिम्बल है, स्पिंडल है, बैरल है और एक और ऑप्शन होगी बट उसका कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो है कि हम सब जानते हैं कि वर्नियर स्केल का जो ग्रेजुएशन होता है वो बैरल के ऊपर अंकित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है, सॉरी इसको थोड़ा सा, चलिए ठीक है। निम्न मिश्रित धातुओं में से कौन सी अपने संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है, यानी कि बोल रहा है कि जो कौन सा मिश्र धातु जो कि अपने से सुमेलित नहीं है। पीतल के तांबा तथा जस्ता के मिश्रण से बनाता था, जी हाँ पीतल जो है कि तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनाता है। गन मेटल तांबा टीन एवं जस्ता के मिश्रण से बना होता है। नाइक्रोम निकल आयरन एवं क्रोमियम के मिश्रण से बनाता है। वहीं सोल्डर की बात करें तो सोल्डर जो है कि लेड और टीन के मिश्रण से बना होता है, ना कि जिंक से। ओके, और इसमें अगर टीन की मात्रा कितनी होती है लेड सोल्डर में कितनी होती है तो वो हम लोग देख लेते हैं, कितनी होती है वो हम लोग भी देख लेते हैं यहाँ पे कि कितनी होती है उसके डिटेल्स में। सोल्डर का जो गलनांक होता है वो जो गलने लगती है वो सोल्डर का, अगर सॉफ्ट सोल्डर की बात करें तो 250 डिग्री सेल्सियस पर 256 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि सोल्डर सॉफ्ट वाली गलने लगेगी। वहीं हार्ड की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस पे होती है सोल्डर का गलनांक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट भी देख लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉब को डॉट डॉट प्लेट में लगाकर ड्रिलिंग बोरिंग रीमिंग की जा सकती है, यानी कि जॉब को जो है कोई भी अगर जॉब है तो उसको जो है कि किस प्लेट में लगाकर जो है कि ड्रिलिंग बोरिंग और रीमिंग की प्रक्रिया की जा सकती है। अगर इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़ें तो क्या होता है, ड्रिलिंग बोरिंग रीमिंग कैन बी डन बाय प्लेसिंग द जॉब इन ए डैश प्लेट। तो कौन सा होता है, क्या ड्राइंग प्लेट होता है, फेस प्लेट होता है, कैरिड होता है या मैंड्रेल होता है। तो हम सब जानते हैं कि जॉब को जो है कि डॉट डॉट प्लेट में अगर लगाकर जो ये ऑप्शन क्वेश्चंस के हिसाब से बोल रहा जो कि कौन किसका होता है, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो है कि सॉरी एक सेकेंड, जॉब को जो है कि किस प्लेट पे लगा कर कार्य करते हैं तो हम लोग जो कि फेस प्लेट के ऊपर लगा के कार्य करते हैं। ठीक है, बी नंबर होगा उसका, बी नंबर फेस प्लेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो इधर कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी, इसके वजह से कुछ कुछ आवाज़ कट रहा था, बट अब कोई बात नहीं, रेगुलर होगा। थ्रीजा चक का साइज स्पेसिफाई किया जाता है, यानी थ्रीजा चक का जो साइज होता है, एक लेथ मशीन में जो थ्रीजा चक लगा होता है उसका जो कि स्पेसिफाई कैसे करते हैं। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले वो देख लेते हैं। द साइज ऑफ द थ्रीजा चक इज स्पेसिफाइड। ऑप्शन है प्रत्येक जॉक का साइज से, प्रत्येक जॉक की मोटाई से, चक की बॉडी का व्यास है या चक की बॉडी की चौड़ाई से। तो उसे जानते हैं कि थ्रीजा चक होता है लेथ में, उसका जो हम लोग स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि जितना उसमें बॉडी पे जो है कि जॉब आ सकता है, यानी जितना बड़ा डाया का जॉब आ सकता है उसका हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। जो हमारा जो चक लगा होता है उस चक में जो जाल लगा होता है वो कितना हमारा जो है कि जॉब को पकड़ सकता है, यानी कि चक की बॉडी का व्यास से जो हम लोग इसका पता लगाते हैं, इसका स्पेसिफाई करते हैं चक की बॉडी के व्यास से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। चीजल का आकार कैसा होता है। तो चीजल का आकार कैसा होता है, क्या त्रिभुजाकार होता है, षष्ठभुजाकार होता है, अष्टभुजाकार होता है या वर्गाकार होता है। तो हम सभी जानते हैं कि चीजल का आकार जो है कि अष्टभुजाकार होता है, जो हम लोग ग्रिप पॉइंट जो पकड़ने के लिए होता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते जो चीजल को पकड़ने में अगर देख जो होता है ऊपर लैंड जिसको बोलते हैं, जो लॉन्ग होता है लेंथ में, वो जो है कि अष्टभुजाकार आकार में होता है। ठीक है, 8 पार्ट्स में जो है कि उसका क्या होता है। चीजल का कटिंग एज बनाया जाता है। तो चीजल का कटिंग एज किस मेटल का बनाया जाता है, हम क्या सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हमने कुछ गलत बोला। चीजल का कटिंग एज बनाया जाता है, मतलब चीजल का कटिंग एज कैसा बनाया जाता है, कॉन्केव आकार का, कॉन्वेक्स आकार का या बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो हम सही जानते हैं कि चीजल का जो कटिंग एज बनाया जाता है वो कॉन्केव आकार का बनाया जाता है। चीजल का जो कटिंग एज बनाया जाता है वो जो है कि कॉन्वेक्स आकार का बनाया जाता है, यानी उठा आकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। इसका जो है कि ऑप्शन नंबर कॉन्वेक्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। चीजल का हेड चैम्पर क्या जाता है। तो चीजल का हेड कितना डिग्री के कोण पर चैम्पर किया जाता है, क्या 8 से 10 डिग्री के, 10 से 12 डिग्री, 12 से 15 या 15 से 20 डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कि चीजल का हेड का जो चैम्पर किया जाता है वो जो है कि 10 से 12 डिग्री के एंगल पे चैम्पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है।
आई थिंक आज का सेशन का ये सेकेंड लास्ट होना चाहिए। आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग आई बोल्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो क्या ऑप्शन से देख लेते हैं। दो पार्टों को जोड़ने के लिए, पार्ट को लॉक करने के लिए, भारी मशीनों को उठाने के लिए, या और सभी में जो है कि आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो जो है कि हम लोग आई बोल्ट का प्रयोग जो है कि भारी मशीनों को उठाने के लिए करते हैं। ये देख सकते हैं आई बोल्ट का ड्राइंग कुछ इस प्रकार होता है, ये आई बोल्ट का ड्राइंग है। तो जो हम लोग आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं वो भारी मशीनों को उठाने के लिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ मैंने गलत टाइप कर दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। भारी मशीनों को उठाने के लिए आई बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ये आई बोल्ट का ड्राइंग है, इसको भी देख सकते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जब बोल्ट को उसके साइज से बड़े सुराख में फिट करना होता है तब प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई बोल्ट है और उसको जो है कि किसी हॉल में, कोई हॉल के अंदर जो उसका जो डाया है बोल्ट का, उससे बड़ा साइज के हॉल में अगर हमको फिट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या, उस समय हम किसका यूज करते हैं, क्या स्टड का, वाशर का, डबल पिन का, या विंग नट का। तो हम सभी जानते हैं कि इसमें जो है कि किसका यूज करते हैं, कि वाशर का यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी बड़ा हॉल में अगर हम बोल्ट को फिट कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग वाशर का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, लॉकिंग प्लेट में लॉक करने के लिए डैश ग्रुप कटे होते हैं। यहाँ पे मेक होगा मेन नट, ठीक है, यहाँ पे मेन नट लॉक करने के लिए डैश ग्रुप कटे होते हैं। तो लॉकिंग प्लेट में लॉक करने के लिए कितने ग्रुप कटे होते हैं, तो इसमें जो है कि लॉकिंग प्लेट में लॉक करने के लिए जो है कि 6 ग्रुप कटे होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखते हैं, वाशर का साइज लिया जाता है। तो वाशर का साइज किससे लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। लेंथ इन बोर साइज, बी में बोलता है बोर साइज, आउटर साइज, डायमीटर साइज एंड थिकनेस, सी में बोलता है बोर साइज और थिकनेस, डी में बोलता है नॉट। तो वाशर का जो साइज लिया जाता है वो बोर साइज, आउटर साइज एंड डायमीटर और थिकनेस से लिया जाता है। जो वाशर का साइज लिया जाता है वो जो है कि ऑप्शन नंबर बी बोर साइज, आउटर साइज, डायमीटर एंड थिकनेस से लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। चलिए आज का सेशन में फिलहाल इतना ही था, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आप लोग से एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर जब भी अगर आप लोग चैनल पे आते हो तो उसको पूरा वीडियो को जो है कि देखा कीजिए, और अगर चैनल पे और लाइक किया कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू।